बहुत ज्यादा करप्शन हुआ करता था। ठीक है, हांगकांग के अंदर किसी जमाने में बहुत ज्यादा करप्शन होता था। ठीक है, तो हांगकांग के अंदर एक सोसाइटी बनती है, दैट इज नोन एज ICAC सोसाइटी। इसका नाम है इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन। इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन। और ये कुछ इस तरह की कॉन्शियसनेस जनरेट कर देती है लोगों के अंदर कि वहां से करप्शन बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्शियसनेस जनरेट करने से, मेयर कॉन्शियसनेस जनरेट करने से सोसाइटी के अंदर करप्शन जो होगा बहुत बड़ी लेवल पे रिड्यूस हो जाएगा। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या मेथड अपनाए, ICAC ने क्या क्या मेथड अपनाए करप्शन रिड्यूस करने के लिए। इंडिपेंडेंट कमीशन अगेंस्ट करप्शन जो है हांगकांग के अंदर, उसने क्या क्या मेजर्स अपनाए जिससे कि क्या हो कि करप्शन रिड्यूस हो, जिससे कि कॉन्शियसनेस जो है लोगों की वो जगे। एक्चुअली दिक्कत क्या है, जब तक लोगों के अंदर ये नहीं आ जाए कि भाई हमको करप्शन के खिलाफ खड़ा होना है, हमको करप्शन को सपोर्ट नहीं करना है, जब तक इनके अंदर कॉन्शियसनेस जनरेट ना हो जाए। अभी हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार काम जल्दी से हो जाए, दैट्स ऑल। इनके अंदर किसी तरह से अगर लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस आ जाए कि हमको करप्शन नहीं करना है, देना है, ठीक है, कोई हमसे रिश्वत मांगेगा तो हमें अपने राइट्स को यूज करना है, अगर ये लोग इतने अवेयर हो जाए तो करप्शन वैसे ही बंद हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, ICAC ने इन्हीं लोगों को क्या कर दिया, इन लोगों को एम्पावर्ड कर दिया। एम्पावर्ड कैसे कर दिया, इनको एक तरह से इंफॉर्मेशन देकर, इनको एक तरह से अपना राइट्स बताकर, अधिकार बताकर, सिविल सोसाइटी की एक तरह से एबिलिटी को स्ट्रेंथन कर दिया। तो फाइट अगेंस्ट करप्शन वाली एबिलिटी को इसने क्या करा, एक तरह से स्ट्रेंथन कर दिया। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो उन्होंने करा क्या, यहां पर अपन समझते हैं। तो आप यहां पर लिखोगे इस तरह से, देखो ये एक तरह से सेकंड ARC का ही एग्जांपल दे रखा है, सेकंड ARC की रिपोर्ट के अंदर। तो ये इट इज टू ऑफिशियल एग्जांपल। तो करप्शन को समझाने के लिए गवर्नमेंट के कमीशंस जो एग्जांपल यूज कर रहे हैं वही आपको कॉपी में लिखना होगा, दैट विल मेक योर कॉपी यूनिक। सड़े गले से नोट्स कल मैंने भी आपको बताए थे, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, उसको पढ़कर लिखकर आ जाओगे, नंबर तो मिलेंगे ही नहीं। इस तरह के अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हमको यूज करना है, जो कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं कमीशंस की रिपोर्ट के अंदर, कहीं ना कहीं कोई प्लानिंग रिपोर्ट्स के अंदर ये सब चीजें यूज कर रखे हैं। ठीक है, तो ICAC ने क्या करा ये समझते हैं। ICAC ने क्या करा कि कम्युनिटी को किसी तरह से क्या करने की कोशिश करी, कम्युनिटी को किसी तरह से एक तरह से स्किलफुल बनाने की कोशिश करी कि भाई करप्शन के केसेस के अंदर आपको क्या करना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हर साल वो रेडियो के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने लगे कि भाई करप्शन से आपको इस तरह से लड़ना होता है, लोगों को इन्फॉर्म करने लगे। ठीक है, तो पब्लिक की कॉन्शियसनेस को ये क्या कर रहे हैं, पब्लिक की कॉन्शियसनेस से को इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से उसको एक तरह से जगा रहे हैं। उन्होंने बहुत इनोवेटिव स्टेप्स उठाए, जैसे वेब सीरीज आती है ना, वेब सीरीज, वैसे ही वो टीवी ड्रामा लेकर आए उस टाइम पर। टीवी ड्रामा, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते थे, रियल टाइम जो इश्यूज होते थे कि किस तरह से एक पर्सन बहुत करप्ट हुआ करता था, तो उसको हमने किस तरह से पकड़वाया करप्शन के अंदर, किस तरह से आपके राइट से उसको आप यूज करके किसी एक पर्सन को, इसी तरह से कोई केस आपके साथ हो तो आपको भी इसी तरह से यूज करना चाहिए। ठीक है, उस ड्रामा सीरीज का नाम था ICAC इन्वेस्टिगेटर्स। ये इस ड्रामा सीरीज का नाम था, जिसके अंदर यही सब चीजें बताया जाता था, लोगों की कॉन्शियसनेस यहां पर एक तरह से इंक्रीज की जाती थी। राइट, तो रियल केसेस यहाँ पर डिस्कस होते थे, जैसे कैसे ये आदमी बहुत ज्यादा करप्शन करता था और उसको क्या है, उसको एरेडिकेट करने के लिए किस तरह से स्टेप्स उठाए गए। ठीक है, तो यहां पर देखो, ICAC has taken the anti-corruption message to every corner of the community in a complex operation which has called for the skillful use of every possible avenues open to it. सारे जो एवेन्यूज है उसको आपको यूज करना चाहिए। मास मीडिया हैज बीन द मोस्ट इफेक्टिव चैनल ऑफ स्प्रेडिंग द एंटी करप्शन मैसेज। आप इसको परसुएशन के अंदर भी लिख सकते हैं, आप इस एग्जाम्पल को बिहेवियर चेंज के अंदर भी लिख सकते हैं, आप इस एग्जाम्पल को किस तरह से सोसाइटी की कॉन्शियसनेस को जनरेट करा जाता है, उठाया जा सकता है, उसको उन्होंने कहा। उन्होंने सारे जो है ना मीडियम्स यूज करे, जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने रेडियो टेलीविजन के अंदर एडवर्टाइजमेंट देना शुरू करा जिससे कि पब्लिक कॉन्शियसनेस जनरेट हो।
उन्होंने टेलीविजन ड्रामा सीरीज निकाल दी इसके अंदर, आईसीएसी इन्वेस्टिगेटर, टेलीकास्ट ऑन द लोकल टेलीविजन स्टेशंस। Based on the real stories, the series educate the community about the corruption by depicting how investigator of ICAC expose and punish the corruption. इस तरह से बताया जाता है कि ये आदमी देखिए बहुत करप्शन करता था, तो इसको हमने कैसे पकड़वाया। तो लोगों के अंदर एक चेतना जगेगी। Advertisement, features, articles and report in the newspapers and magazines tell people about the corruption and the work done by the ICAC, कि ICAC किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से करप्शन होता है, और करप्शन होता है तो किस तरह के आपके अधिकार है। Also use face-to-face contact with the community to spread the anti-corruption message and educate member of the public from all walks of the life। कि पहुंचे, इसने सारे तरीके यूज करे, देखो सारे तरीके यूज कर रहे हैं किस तरह से लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों को एक तरह से अवेयर करा जाए, इन्फॉर्म करा जाए लोगों को। तो सबसे पहले तो ये क्या कर रहे हैं, ये टीवी रेडियो में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं। टीवी रेडियो में एडवर्टाइजमेंट देने के बाद टीवी के अंदर ड्रामा सीरीज निकाल रहे हैं, फिर लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, फिजिकल कांटेक्ट कर रहे हैं लोगों से, राइट। लोगों से कांटेक्ट करके उनको बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें आपको करना चाहिए। इसी तरह से अपनी खुद की मैगजीन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो, एवरी डे द स्टाफ ऑफ आईसीएसी टेक एजुकेशन सर्विसेज to the doorsteps of various level of the community in order to spread the anti-corruption message and enlist public support. ICAC produce specially designed education packages with videos and games. देखो कितना innovation कर रहे हैं, to appeal to the students in the various age groups. These packages inform students of anti-corruption work. तो वो गेम बना बनाकर आपको समझा रहे हैं, गेम के थ्रू समझा रहे हैं कि देखो गेम के अंदर ये मान लीजिए एक करप्ट आदमी है, इसको आपको पकड़वाना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है बताओ। अगर आप पकड़वा दोगे तो आप गेम जीत जाओगे, आपको 10 पॉइंट मिल जाएंगे। इस तरह के गेम बनाकर ये लोगों की कॉन्शियसनेस जनरेट कर रहे हैं, हर चीज को यूज कर रहे हैं। दे ऑल्सो सीक टू प्रमोट पॉजिटिव वैल्यूज सच एज करेक्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स मनी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द फेयर प्ले। लाइफ का क्या मोटिव है, ठीक है, क्या पैसा कमाना मोटिव है, क्या एथिकल डायमेंशंस, वैल्यू सिस्टम भी ये क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। करप्शन इज पोर्ट्रेड इन सच कैंपेन्स कंसर्न स्पोर्टिंग इवेंट्स ही कर रहे हैं, एंड इन मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्कूल स्टूडेंट्स एज हार्मफुल टू द फैमिलीज, टू द सोसाइटी एंड टू द इकोनॉमी। कि कितना हार्मफुल है सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, फैमिलीज के लिए कितना हार्मफुल है, ये सब चीजें इसके अंदर बताया गया। करप्शन के को हर तरह से सोसाइटी को किसी तरह से कॉन्शियस करा गया। एक बार सोसाइटी कॉन्शियस हो जाए, एक बार सोसाइटी को पता चल जाए उसके अधिकार क्या है, एक बार सोसाइटी को पता चल जाए कि कोई करप्ट आदमी उससे कैसे डील करा जाना है, तब तो काम ही हो गया। फिर आपको और किसी से मतलब ही नहीं। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो इस तरह के एग्जांपल जब तक आप यूज नहीं करोगे भाई, तब तक मार्क्स नहीं आएंगे, और इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसलिए मैं आपको बताता हूँ जिससे कि और सब्जेक्ट जो आप है, जैसे इथिक्स में तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, सारे टॉपिक्स के अंदर से सब कुछ रिसर्च करके मैं आपको दे दूंगा, बट और जो एग्जाम वो है सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर तो आपको ही करना पड़ेगा। तो जो जनरलाइज्ड नोट्स हैं उनको ना पढ़ें प्लीज, उसके अंदर कहीं ना कहीं यूनिकनेस, ऐसी स्टोरीज यहां पर लिखें। आईसीएसी का एग्जांपल देखिए उसने क्या क्या टेक्निक्स यूज करी। टेक्निक्स यूज बाय आईसीएसी, एक टेबल बना दो, एरो एरो लगा के 5 पॉइंट्स लिख दो उसके अंदर, बस काम खत्म हो गया आपका। और इसके कारण देखो आईसीएसी ऑफ हांगकांग हैज प्रोड्यूस एग्जाम्पलरी रिजल्ट्स ओवर द लास्ट क्वार्टर सेंचुरी बाय स्ट्रेंथनिंग द एबिलिटी ऑफ सिविल सोसाइटी टू क्वेश्चन करप्शन। उसने क्या करा, सिविल सोसाइटी को समझा दिया कि भाई देखो किस तरह से करप्शन को क्या करना है, करप्शन को कंट्रोल करना है। उसने उन लोगों को एक तरह से क्या कर दी, नॉलेज दे दी। उन लोगों को एक तरह से नॉलेज देने का एक बहुत इनोवेटिव तरीके इन्होंने यूज करे। अब आप ये बताएंगे कि टीवी का ड्रामा सीरीज उन्होंने स्टार्ट करी, उन्होंने स्पोर्टिंग इवेंट्स करवाए हैं, ठीक है, उन्होंने कैंपेन्स कराए, कंसर्ट कराए, ठीक है, उन्होंने एक तरह से क्या है लोगों के घर जा जाके डोर स्टेप तक जाकर इंफॉर्मेशन पहुंचाई, और ऐसा उन्होंने करा तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकला। आई होप दिस इज क्लियर। मीडिया के अंदर मैगजीन्स पब्लिश करी अपनी, लोगों तक बताया कि उनका किस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं और किस तरह से आप लोगों को हैंडल करना चाहिए कोई भी अगर आपसे करप्शन के लिए कोई भी आपको प्रमोट करता है तो। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है ना। तो ये देखो आईसीएसी हैज यूज्ड इनोवेटिव सोशल स्ट्रेटजीज टू कम्बैट करप्शन, बट its main emphasis has been on bringing about the changes in the public attitude to the corruption। तो एटीट्यूडनल चेंज के अंदर ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हो भैया, बहुत अच्छा एग्जांपल है।
परसुएशन के अंदर एग्जांपल लिख सकते हो यहां पर, ठीक है, परसुएशन के अंदर, और जो इतने सारे एग्जांपल बनाए थे उनके अंदर ये वाला एग्जांपल लिख सकते हो। तो एक सोया हुआ समाज जो था, जो कि करप्शन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुका था, कि हाँ भाई क्या है कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता है, करप्शन है, इतना तो करना ही पड़ेगा, इतना तो देना ही पड़ेगा भाई, सरकारी ऑफिस में काम कराने के लिए इतना तो देना ही पड़ता, उस समाज को जगाने का काम करा। और एक बार आपने ये काम कर दिया ना, दैट देन इट इज ओके, फिर कोई आपको लॉ बनाने की जरूरत नहीं है ना। एक बार पब्लिक को जगा दिया तो फिर कोई कानून बनाने की, कोई विजिलेंस ऑफिसर्स को रखने की जरूरत नहीं है, विजिलेंस कमीशन को रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप देखते हैं आईसीआईसी हैज इनफैक्ट ट्रांसफॉर्म्ड ए पैसिव सोशल एनवायरनमेंट which condoned corruptions and helped sustain it in the process. It is noted for its unique outreach programs, ठीक है, comprising press release, public announcement, interviews, documentaries, posters, leaflets, meetings, work with the schools, university to convey anti-corruption message to the public. लोगों के अंदर जो बच्चे हैं उनके अंदर वैल्यू सिस्टम डेवलप करना, स्कूल जाकर उनको बताना कि किस तरह से इकोनॉमिक डायमेंशन के अंदर कितना खतरनाक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के कितने अगेंस्ट में है करप्शन, उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हो पा रहा है। किस तरह से फैमिली के जो है डेवलपमेंट के अंदर इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें तो करप्शन का एक बहुत ही नेगेटिव रोल है। हाउ इट इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, हाउ इट इज हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, हाउ इट इज हार्मफुल फॉर द फैमिली, ये बताया लोगों को। अब बच्चे के अंदर अगर वैल्यू सिस्टम डेवलप होगा तो ये जब बड़ा होगा तो करप्शन नहीं करेगा। तो ये काम भी कर रहे हैं, तो लोगों तक तो ये सब चीजें अवेयरनेस फैला ही रहे हैं और बच्चों के अंदर वैल्यू सिस्टम भी डाल रहे हैं। इट ऑल्सो स्पॉन्सर sporting events, ठीक है, cultural entertainment events that are aimed at the youth, which emphasizes anti-corruption measures. A feature of its working includes collaborative efforts with the major chambers of the commerce, ठीक है, to promote the Hong Kong Ethic Development Center to further ethics in the corporate governance. जो जैसे हमारे यहाँ पे फिक्की सोसाइटी है, राइट, एक तरह से जो भी है, मतलब जो भी बिजनेसमैन है, ठीक है, उनके लिए एक तरह से प्रेशर ग्रुप है, उनकी उन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर ग्रुप बना कर रखे, एक तरह से कॉर्पोरेट्स की सोसाइटी है। वैसे वहां पर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, हांगकांग के अंदर। तो उसके अंदर क्या करा, एफर्ट्स विद द मेजर चैम्बर ऑफ द कॉमर्स, ठीक है, टू प्रमोट द हांगकांग एथिक डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, जिससे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है कि हम समझेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी, राइट, पर अभी यहां पर समझ लो कि एथिक्स इन द कॉर्पोरेट्स, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि कितना एथिकल आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। It also instructs, advise, and assist any person on request on ways in which corrupt practices may be eliminated, and advises head of the government departments or of the public bodies of the change in the practices or procedures compatible with the effective discharge of their duties. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस तरह का एग्जाम्पल लिखना है। ऐसे एक और एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, एक एनजीओ का नाम ले रहा हूं मैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन, याद कर लेना, मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये भी एआरसी रिपोर्ट के अंदर है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट के अंदर है। तो जो जो चीजें कम से कम गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर है वो तो आपको लिखनी पड़ेंगी। जब करप्शन का आ जाए तो इतना कंटेंट आपके पास होना चाहिए जो कि बहुत यूनिक बना दे आपके आंसर को। अब इसने क्या करा, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक तरह से क्रांति लाकर रख दी। कैसे, देखिए, कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हुआ करते हैं, ठीक है, जैसे मनरेगा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स जो थे ना, ठीक है, इसके अंदर बहुत ज्यादा घपलेबाजी होते हैं। इसमें क्या है कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, मान लीजिए एक पीस ऑफ वर्क है, इस काम को कंप्लीट करो, फिर आपको पैसा दिया जाएगा। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। जिसके अंदर क्या है कि मान लो एक पर्सन है, इसके पास कुछ काम नहीं है, अब क्या करूं मैं, काम कैसे करूं, तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट इसके पास होना चाहिए, राइट टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सरकार जो है वो दे इसको काम, कि सरकार वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोले भाई तेरे को मैं काम देता हूं, और काम देना तेरा एक तरह से अधिकार है, तेरे को काम मिलना चाहिए, तो हमारे देश में जन्म लिया ना तूने, तो तेरे को काम मिलना चाहिए, तो हम तेरे को काम प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी। उसने बोला ठीक है काम प्रोवाइड कर दो, काम हम तुमको प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले में हम तेरे को पैसे भी देंगे, मान लो 150 रुपए हम आपको दे रहे हैं। अगेन मोहनलाल, ठीक है।
इस तरह का जो प्रोग्राम होता है दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट आप क्या कर रहे हैं, आप जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नरेगा जो प्रोग्राम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, ठीक है, नरेगा जो प्रोग्राम है इसके अंदर भी यही चीज कर रहे हैं महात्मा गांधी रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, ठीक है, इसके अंदर भी यही काम करा जा रहा है। क्या काम करा जा रहा है इसके अंदर? इसके अंदर क्या कहते हैं कि भाई आपको 100 दिन का काम देना है, हमारी जिम्मेदारी, 100 डेज का काम देना हमारी जिम्मेदारी। 100 दिन आपको पूरा का पूरा काम मिलेगा, चाहे उसके लिए आपको खड्डा खोदना पड़े, खड्डा खोदने वाला काम दे दें या फिर कुछ और काम दे दें, राइट, कुछ भी काम हम दे देंगे, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट विल गिव यू द वर्क और उसके बदले गवर्नमेंट आपको पैसा भी देगी। अब इस चीज के अंदर बहुत ज्यादा करप्शन हो रहा था। कैसे? देखो, एक तो जैसे मान लो कि एक काम करवाना है, एक मान लो गड्ढा खोदना है, राइट, गड्ढे खोदने के लिए 10 आदमी चाहिए। 10 आदमी मतलब हर एक को आप 150 रुपए दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो 1500 रुपए आपको देने, गवर्नमेंट को देने। इस आदमी को गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, लो 1500 रुपए, और 10 आदमियों को बुलाकर गड्ढा खुदवा देना और उसको क्या कर देना, उन आदमियों को 1500 रुपए दे देना, 1500 रुपीज दे देना। इसने क्या सोचा, इसने लगाया दिमाग, इसने कहा कि मैं ऐसे है ना फर्जी लिस्ट बना लेता हूँ आदमियों की, 1 से लेकर 10 तक की, और इसने करा जेसीबी मशीन वाले को फोन। जेसीबी मशीन वाला आया और उसने गड्ढा खोद दिया, 10 मिनट के अंदर ही पूरा गड्ढा खोद दिया, और इसने इसको दे दिए 200 रुपए कि 200 रुपए ले और टाटा बाय बाय। और बाकी के जो 1200 रुपए 1300 रुपए हैं वो अपने पास रख लिया, अपने पॉकेट में डाल दिए। समझ में आ रहा है? और कह दिया कि मैंने तो बांट दिए भाई, एक मोहनलाल को दिया, एक सोहनलाल को दिया, एक रोहन को दिया, ऐसे ऐसे उसने कहा मैंने तो सब में बांट दिए 10 आदमी। अब ये 10 आदमी थे ही नहीं यहाँ पर, 10 आदमी है ही नहीं, सिस्टम में ही नहीं है, और उनको उसने बांट दी। दिस आर नोन एज गोस्ट बेनिफिशियरीज, इनको गोस्ट बेनिफिशियरीज करना। ऐसे बहुत सारी घपलेबाजी होती थी। कभी कभार बेनिफिशियरी लिस्ट के अंदर एक सेठ का नाम भी आ जाता था कि भाई उसके अंदर तो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग आते हैं, पर यहाँ पर एक धन्ना सेठ का नाम आ गया, जो आदमी गांव का सबसे अमीर आदमी था उसको भी पैसे मिल रहे हैं। तो लोग बात सोचते हैं, और जो सबसे गरीब आदमी है उसको पैसा नहीं मिल रहा है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट, उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है बेनिफिशियरी की लिस्ट में। तो ऐसा बहुत सारे घपलेबाजी यहां पर हो रही थी। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक काम करा, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे जन सुनवाई। दैट इज वेरी डेंजरस टर्म। कैसे? कि हम जाएंगे, हम कहेंगे कि भाई सभी लोग आओ, हम यहां पर आए हैं, मजदूर किसान शक्ति संगठन वाले लोग यहां पर आए, और सबसे पूछते हैं कि भाई बताओ तुम्हारे यहाँ पे कोई करप्शन हो रहा है क्या? इतने मोहनलाल खड़ा हुआ, अरे साहब पूछो मत, हम में से किसी को भी क्या है, किसी को भी काम नहीं मिल रहा है। बोले काम क्यों नहीं मिल रहा है? अरे काम हम क्या, ये जेसीबी मिलाकर बुलाकर पूरा का पूरा गड्ढा खोद देता है, हमको एक पैसा तक नहीं देता। जेसीबी वाले को 200 रुपए रखता है और देता है, और 1300 रुपए अपनी जेब में रख लेता है। उन्होंने बोला अच्छा ऐसा काम हो रहा है, ओके, और कोई दिक्कत? मोहनलाल बोलता है अरे यहाँ पर हमारे जो गांव का सबसे अमीर आदमी है किशोरी लाल, किशोरी लाल का नाम भी बेनिफिशियरीज की लिस्ट में होता है साहब। बोला अच्छा, चलो एक और पॉइंट नोट कर लिया इन्होंने। फिर बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने तो 150 रुपए कह रखे साहब, ये तो हमको तो 100 रुपए ही देता है। बोलते हैं 100 रुपए ले लो तुम, ज्यादा उड़ो मत, नहीं तुम्हारा नाम तुमको बुलाएंगे नहीं कल से काम, ऐसे डांट देता हमको, तो हमको सिर्फ 100 रुपए ही देते हैं। बोले अच्छा। तो इस तरह से जनसुनवाई करके इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने एक तरह से सोशल ऑडिटिंग का काम यहां पर करा, कि जो लोग इसके बेनिफिशियरीज है उनसे ही पूछा गया कि भाई कोई स्कीम के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये एक तरह से क्या है, एक तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और इससे उनको पता चला कि अरे भाई बहुत सारा लार्ज स्केल का करप्शन हो रहा है, सब कुछ फर्जी चल रहा है, गोस्ट बेनिफिशियरीज तक पैसा जा रहा है, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो इन इस तरह से जनसुनवाई करके उनको ये सब चीजें पता चला। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको ये पता चला।
वहां पर मनरेगा के अंदर बेनिफिशरीज बनने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ रहा है, और इन्होंने पूरा का पूरा जो है सिस्टम को खोल के रख दिया कि भाई देखो ये चीजें हो रही हैं, अब देख लो, ये तो रहा तुम्हारा सिस्टम और ये रहा तुम्हारा मनरेगा प्रोग्राम। और इससे इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस जनरेट हुई लोगों के अंदर कि गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ा। इन्होंने इतना ज्यादा, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने एक तरह से इतना ज्यादा कॉन्शियसनेस जनरेट कर दिया लोगों के अंदर, इतना ज्यादा करप्शन को अनअर्थड कर दिया कि यहां पर ये बोला जाने लग गया कि इतना ओपेक सिस्टम है कि हमको पता ही नहीं चलता। वो तो हमने इनसे लोगों से पूछ लिया, हमें पता ही नहीं चल रहा वो बंदा कैसे हायर कर रहा है, कितना पैसा उसके पास आ रहा है, कितना जा रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। हमें पता लगना चाहिए कि ये बंदा किस तरह से काम कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल किस तरह से काम कर रहा है, हम पूछे तो हमें जवाब मिलना चाहिए। और इस बात के लिए लोगों के अंदर इतनी जागरूकता बढ़ा दी कि लोगों को और सरकार को लोगों के लिए एक एक्ट लाना पड़ा, दैट इज नोन एज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बहुत ही गजब का एक्ट है, इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट लाना पड़ा सोशल ऑडिट वाला, सोशल ऑडिट वाला कॉन्सेप्ट, ये क्या है मैं आपको बताता हूं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो, मजदूर किसान शक्ति संगठन इन राजस्थान स्टार्टेड अनकवरिंग corruption in the local public works by gaining access to the employment rolls, vouchers, beneficiaries list, completion and the execution, utilization certificate, and then handing them over to the concerned villagers for scrutiny in the public hearing called जन सुनवाई। सारी बेनिफिशरीज की लिस्ट ये क्या करते थे, लोगों के घरों पे चिपका देते थे कि भाई देखो ये तुम्हारे बेनिफिशरी, इनको है ना मनरेगा के अंदर काम मिल रहा है। लोग पढ़ते थे, अच्छा मोहनलाल तो ठीक है, सोहनलाल, अरे किशोरी लाल जी भी है यहाँ पर, किशोरी लाल जी के तो बड़े बड़े खेत हैं, वहां तो हम जाते हैं काम करने, और किशोरी लाल जी भी 150 रुपए कमा रहे हैं, वाह वाह भाई वाह। समझ में आ रहा है। तो लोग और फिर मीटिंग करते थे, सारी बेनिफिशरीज की लिस्ट ले लेके पहुंच सारे गांव वालों में बांट देते थे, और फिर क्या करते थे, फिर मीटिंग करते थे, जन सुनवाई करते थे। बोले अब बताओ, ये तुम्हारे हाथ में बेनिफिशरीज की लिस्ट है, बताओ अब इनमें से कौन सा फर्जी है। बोले साहब ये रोहन तो है ही नहीं गांव के अंदर, रहता ही नहीं, कोई रोहन नाम का तो बंदा ही नहीं है, और ये किशोरी लाल जी तो बहुत ही ज्यादा एक बड़े फार्मर है, इन्होंने तो एक बार चॉपर मंगवाया था साहब अपना फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर छिड़कवाने के लिए, इतने बड़े बड़े फील्ड है इनके, इनको भी 150 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, और ये रोहन तो है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता साहब। और इस तरह से बहुत सारा करप्ट प्रैक्टिसेस यहां पर देखने को मिली। तो लोगों तक चीजें पहुंचे तभी तो जाकर लोग क्या करेंगे, तभी तो जाकर लोग चेक एंड बैलेंसेस क्रिएट करेंगे। भाई मुझे पता चलेगा कि ये सिस्टम चल रहा है तभी तो जाकर होगा, और उसके लिए क्या होगा, मुझे इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए मुझ तक कि भाई बंदा काम कैसे कर रहा है, इसने कितने लोगों को क्या करा, कितने लोगों को ये बांटा, पैसा कहां से आया इसके पास पैसा, कुछ नहीं पता था, तभी तो वो क्या कर रहा है, जेसीबी वाले को बुलाकर खड्डा खोद दे रहा है और सारा पैसा अपनी जेब में रख ले रहा है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये एग्जांपल लिखना है, मजदूर किसान शक्ति संगठन ने किस तरह से जन सुनवाई के प्रोग्राम चलाए, पब्लिक हियरिंग्स के प्रोग्राम चलाए, और इसके अंदर इससे क्या हुआ, नोटेबल अचीवमेंट ये होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट निकल कर आया। MKSS फाइट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी लेड टू इनेक्टमेंट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आज हमारे पास है, तो उसके पीछे संगठन बहुत इंपॉर्टेंटली इसने काम करा है, विच हैज सिंस अलाउड द सिटीजन टू डिमांड इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसकी पावर बहुत कम कर दी गई है, पर फिर भी हम इसको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI जो है आपके सिलेबस के अंदर भी लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस में पढ़ना है। ठीक है, फिर देखो सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का मतलब क्या है ये समझना। सोशल ऑडिट का एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल तो मैंने अभी आपको दिया है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपके घर के बाहर सड़क बननी है, ठीक है, ये है कॉन्ट्रैक्टर ए, बिल्कुल जनरल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जो होता है आपकी लाइफ के अंदर वो वाला एग्जांपल दे रहा हूं, और ऐसे एग्जांपल आपको लिखने होते हैं। ये एक ए कॉन्ट्रैक्टर है, इसने क्या सोचा, इसने सोचा सड़क बनानी है, सड़क आप कुछ भी यूज कर लो, बजरी की जगह इसने क्या करने लग गया, मिट्टी यूज करने लग गया, सीमेंट बहुत ही घटिया क्वालिटी का सीमेंट यूज करने लग गया, और ऐसे करके इसने रोड बनाने लग गया।
इतने में एक इंस्पेक्टर आया, इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करने के लिए आया रोड को, रोड कैसी है, उसने देखा, अरे भाई ये तो रोड तो बिल्कुल ही खराब है। बोले ये तो पहली बारिश में निकल जाएगी पूरी रोड। तो उसने बोला साहब मुझे ही पता है रोड खराब है। बोले जब तेरे को पता है तो तूने बनाई क्यों? क्योंकि वही एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, इस रोड में लग रहा था 50 करोड़ रुपए, मैंने ये रोड बना दी 10 करोड़ रुपए में, बचे कितने, 40 करोड़। 20 करोड़ आपके, 20 करोड़ मेरे, टाटा बाय बाय। दैट इज नोन एज कोलूसिव करप्शन। बोले हाँ भाई बात तो सही है, ठीक है चल मैं इंस्पेक्शन के अंदर लिख दूंगा अच्छी क्वालिटी का यूज करा, ये करा वो करा, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे बहुत तगड़ा वाला करप्शन हो गया। इसने इसको बोला, अरे भाई साहब ये सुनो, आप पब्लिक के लिए रोड बना रहे हैं, आपके लिए थोड़ा ना बना, आपका घर तो उतना दूर है, आपके घर के आगे थोड़ा ना रोड बनी है। आप क्यों परेशान हो ना, आप 20 करोड़ रुपए आप रखो, 20 करोड़ मैं रखता हूँ, पैसा किसका है, पब्लिक का है, पब्लिक भुगतेगी, हमें क्या, हमारा घर चल गया। ऐसा इसने कर दिया, दैट इज नोन एज कोलूसिव करप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। तो दोनों ने मिलजुल कर पब्लिक को लूट लिया। अब क्या हुआ, पहली बारिश आई, यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको बड़ी परेशानी हुई, पहली बारिश के अंदर रोड ही साफ हो गई, ऐसा लग ही नहीं रहा कि रोड बनी भी थी। इससे पहले तो बढ़िया था पहले वाले सिस्टम में, और पूरा का पूरा रोड बारिश के बाद बह रहा है, इस तरह से जैसे कोई पत्ता बह रहा हो। तो कैसे करा जाए, इस चीज को कैसे रोका जाए, इन दोनों ने तो साठगांठ कर ली, यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बन गए। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है सोशल ऑडिट, कि जो लोग इसके अंदर क्या है, जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जो इसके बेनिफिशियरी है इस प्रोग्राम के, उन्हीं लोगों से ऑडिट कराया जाए। फिर इस केस के अंदर कैसे होगा, इस कॉन्ट्रैक्टर से बोला जाए कि भाई तेरा है ना पैसा हम तब तक नहीं देंगे 50 करोड़ रुपए, जब तक तू इन सब के साइन नहीं करवा के लाएगा कि हमारे यहां पर रोड सही बनी है। उस इंस्पेक्टर से नहीं, इन लोगों से साइन करा, जिनको रोड यूज करनी है, उनसे साइन करा के ला, तब जाकर हम तुम्हारे 50 करोड़ रुपए सेंक्शन देंगे। तो अब देखो, जैसे ही कोई ट्रक आता था बजरी का, तो वो कॉलोनी वालों को बुला लेता था, देखो साहब ये वाली बजरी हम यूज कर रहे हैं, मस्त बजरी है, ऐसे आपकी आंखों के सामने यूज हो रहा है। बोले ठीक है ठीक है, सीमेंट कौन सा यूज कर रहे हो, साहब इस क्वालिटी का सीमेंट यूज कर रहे थे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कपलाबाजी कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर वो सही रोड बनाएगा, क्योंकि इन लोगों को पता है, अब इतने लोग थोड़ा ना, ये लोग बेनिफिशियरीज है ना, इन लोगों को थोड़ा ना वो पैसा खिलाए, इतना पैसा खिला देगा तो इससे बढ़िया रोड ही बना देगा। जैसे कि अभी हमने करा जन सुनवाई वाला प्रोग्राम, व्हाट इज द सोशल ऑडिट, कि सबके हाथ में एक प्रिंट आउट पेपर दे दिया जिसके अंदर बेनिफिशियरीज के नाम लिखे हुए, और वो खुद भी बेनिफिशियरीज है। अब पूछा जा रहा है बताओ तुमको कौन सा नाम गलत लग रहा है इसके अंदर, कि उसको नहीं मिलना चाहिए था। बोले सर गलत तो छोड़ो, रोहन का तो नाम ही नहीं है यहाँ पर। हो गए, जो बेनिफिशरीज हैं वो ही, उनसे ही ऑडिट करवा ले। साहब किशोरी लाल जी जो है वो तो धन्ना सेठ है हमारे गांव के, सबसे बड़े अमीर आदमी, उनका नाम है इसमें। तो ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज नोन एज सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट। जब मजदूर किसान शक्ति संगठन ने ये काम स्टार्ट करा, जन सुनवाई वाला काम स्टार्ट करा, तो उसके बाद लोगों के अंदर चेतना जगी, लोगों के अंदर चेतना जगी, और इतना जो वाइड स्प्रेड करप्शन था वो सारे जो हो गए, वो एक्सपोज होंगे वो सारी चीजें। और वो सारी चीजें एक्सपोज होने लगी, उसने न्यूज के अंदर बताने लगा, वो मजदूर किसान शक्ति संगठन, कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, ये उस पे ऐसा हो रहा है, मनरेगा के अंदर ऐसा हो रहा है, इसके अंदर ऐसा हो रहा है, ये सब चीजें। तो फिर ये पता चला कि भाई उस आदमी ने, जिसने जेसीबी बुलाया था, उसका पूरा का पूरा वर्क पब्लिक में होना चाहिए, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी से काम होना चाहिए। हम कभी भी उससे पूछे कि भाई तूने वो 1500 रुपए कहाँ खर्च करे, वो हमको पहले बताता नहीं था, अब हमारा अधिकार होना चाहिए कि हम उससे पूछे, वो हमें बताए। तभी तो जाके लोगों को पता चलेगा, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि किशोरी लाल जी के घर में 150 रुपए आ रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं चल रहा था। जब लोगों को पता चला तभी तो जाके लोग क्या करेंगे, स्टेप उठाएंगे। तब स्टेप उठाएंगे मतलब गवर्नमेंट पे एक तरह से प्रेशर क्रिएट करेंगे, ये तो डेमोक्रेसी की खासियत होती है। पर अगर मान लो तुम लोगों को बता ही नहीं रहो, बिल्कुल तुमने छुपा के रख रखा है सब कुछ, कि मैं तो ना बताऊंगा अपना काम कैसे कर रहा हूं, लोगों तक बात पहुंची नहीं तो लोग कैसे
होंगे। तो लोगों के पास एक अधिकार होना चाहिए, दैट इज नोन राइट टू इंफॉर्मेशन, जिससे लोगों को ये पता चले कि हाँ भाई ये काम ऐसे हुआ है, और ऐसे हुआ है तो फिर ऐसे क्यों हुआ है, ये पूछा जाए। जब यही नहीं पता क्या चलेगा ऐसा हुआ है, तब तक ये कैसे पूछोगे ऐसा क्यों हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर आप देखें सोशल ऑडिट्स एंड के एस पायनर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सोशल ऑडिट्स विच आर नाउ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अंडर मनरेगा। अब मनरेगा के अंदर ये जो है दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। थ्रू सोशल ऑडिट सिटीजंस अलोंग विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी एग्जामिन द रिकॉर्ड्स ऑफ पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स टू वेरीफाई वेदर द फंड्स अलोकेटेड आर बीइंग यूज्ड करेक्टली और नॉट। तो सोशल ऑडिट का ये स्कीम्स और ये सब चीजें यहाँ पर मतलब लॉ के अंदर ऐड करना पड़ा, राइट टू इंफॉर्मेशन लाना पड़ा। तो देखो एक ऑर्गेनाइजेशन ने पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया। तो आप लिखोगे रोल ऑफ एनजीओज और प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है। तो वो रोल ऑफ एनजीओ प्रेशर ग्रुप के अंदर इस तरह के एग्जांपल लिखोगे। आप पॉलिटी के पेपर के अंदर पढ़ना, जीएस पेपर सेकंड के अंदर सिलेबस के अंदर लिख रखा है रोल ऑफ एनजीओ, उसके अंदर भी एग्जांपल यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और एनजीओ का एग्जांपल दे रखा है, अगेन सेकंड ईआरसी की रिपोर्ट में दे रखा है, दैट इज नोन एज परिवर्तन। ये एज इट इज आपको लिखना है ये पॉइंट, परिवर्तन। परिवर्तन वही एनजीओ जिससे एसोसिएटेड थे अरविंद केजरीवाल, पहले पहले वाले अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो एक दिल्ली बेस्ड एनजीओ, इसने क्या है, वो अरविंद केजरीवाल क्या थे, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के एक्टिविस्ट थे। इन्होंने इस परिवर्तन ऑर्गेनाइजेशन ने राइट टू इंफॉर्मेशन को यूज करके बहुत सारे करप्शंस को अनर्थन करा, मतलब करप्शंस को एक्सपोज करा, बहुत सारे करप्शंस को। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज्यादा करप्शन होता था कि भाई एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से निकला ट्रक, और ट्रक जाना था लोगों तक पास, ठीक है, राशन शॉप्स के अंदर, पर वो चला गया किसके अंदर, मंत्री के घर के अंदर खड़ा है। फेयर प्राइस शॉप्स जो होती हैं, जो राशन की दुकानें होती हैं जहां से राशन बांटा जाता है गरीब लोगों को, वहां पे बहुत ज्यादा घपलेबाजी हो रही थी। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन लगाते लगाते आरटीआई लगा लगा के उन्होंने सारे के सारे करप्शन को खोल के रख दिया वहां पे। तो ऐसे दिस इज द रोल ऑफ एनजीओ, जो कि एक बहुत मेजर चेंज लेकर आता है सिस्टम के अंदर। दैट्स व्हाई दिस प्रेशर ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एनजीओज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज एनजीओ वही काम कर रहा है जो कि मीडिया कर रहा है। यहां पर देखो ये लोग हैं, लोगों को आवाज उठानी है तो लोग अलग अलग आवाज उठा रहे हैं, एक राजस्थान से उठा रहा है, एक मध्य प्रदेश से उठा रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कैसे उठाए, सरकार के कानों तक पहुंच ही नहीं रही। और सरकार के कानों तक पहुंचेगी भी तो सरकार सोचेगी सर तो ये सब क्या है, संगठित तो है नहीं, तो इनकी क्या ही बात सुने, अकेले अकेले चिल्ला रहे हैं, छोड़ो। पर अगर इन सब का, ये अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, इन सब का एक नेतृत्व इनको मिल जाए, ठीक है, इनको एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी मिल जाए जो इनके लिए ही काम कर रही है। जैसे मान लीजिए फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग जगह, यूपी का फार्मर, राजस्थान का फार्मर, किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या है, एक पॉइंट के ऊपर प्रॉब्लम में आ रहा है, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए। जैसे एमएसपी का ले लो, एमएसपी को लीगल कानून बताओ, है ना, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एमएसपी का, एमएसपी को लीगल कानून बनाओ, ऐसे किसानों की क्या है डिमांड है। अब मान लो कि कोई राजस्थान का किसान है वो भी ऐसे सोच रहा है ना, एक मध्य प्रदेश का किसान है वो भी ऐसा सोच रहा है, एक हरियाणा का किसान है वो भी ऐसा सोच रहा है, और एक उत्तर प्रदेश का किसान है वो भी ऐसा सोच रहा है। पर ये सब कुछ ला नहीं सकते ना सिस्टम के अंदर, ये आपस में मिले हैं कि एक जगह मिले हैं और फिर मीटिंग करें और फिर ऐसा करें। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए एक एनजीओ है ना, किसान का संगठन होगा एक, वो इन सब की बातों को गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा, वो करेगा आंदोलन, ठीक है, वो बुलाएगा इन सबको कि भाई आ जाओ, जिस जिसको ये वाली प्रॉब्लम आ जाओ सब। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, एक तरह से प्रदर्शन करेंगे, और प्रदर्शन करेंगे तो गवर्नमेंट तक बात पहुंचेगी, फिर गवर्नमेंट को इस तरह का कानून लाना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। मैं ऐसा नहीं करा कि एमएसपी को लीगल करना सही है कि नहीं है, वो अलग डिबेट है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि नेगेटिव है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पॉजिटिव। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि रोल ऑफ एनजीओ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो परिवर्तन, एन एनजीओ बेस्ड इन द दिल्ली यूज द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, right to information law to expose corruption in the public distribution system by insisting on access to the stock register, कि स्टॉक रजिस्टर कितना स्टॉक है बताओ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर कितना स्टॉक है ये हमको बताओ,
उसके रजिस्टर आरटीआई लगा दी उसके ऊपर। फेयर प्राइस शॉप्स के अंदर कितना स्टॉक्स है ये बताओ, कितना स्टॉक यहाँ से निकला और कितना यहाँ तक पहुंचा ये बताओ, राइट टू इन्फॉर्मेशन लगा दिया। पहले तो पता ही नहीं चलता था यहाँ से कितना निकला और यहाँ तक कितना। कोई पूछता था तो सरकारी ऑफिसर बोलता था कि भाई तेरे को क्या मतलब है, तू ज्यादा हीरो बन रहा है, नहीं बता रहे जा क्या कर लेगा। क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं था इन्फॉर्मेशन को, तो हम चुपचाप बढ़ जाते थे। और यहाँ पे देखोगे परिवर्तन एनजीओ जो है, ठीक है, उसने क्या करा, उसने एक तरह से स्टॉक कितने रजिस्टर, कितने स्टॉक रजिस्टर मेंटेन बाय द फेयर प्राइस शॉप्स, ये इसके ऊपर आरटीआई लगा दी। एक्सपोज करा दैट लार्ज क्वांटिटी ऑफ द राइस, व्हीट एंड ऑयल इंटेंडेड फॉर द पब्लिक हैड बीन डाइवर्टेड टू द ओपन मार्केट। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से यहां पर करप्शन को हम इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और क्या क्या अप्रोच अपना सकते हैं? आई होप दिस इज क्लियर। दो हमने नीति आयोग की रिपोर्ट से पढ़े, है ना। फिर एक पॉइंट हमने रोल ऑफ एनजीओ जो है वो हमने सेकेंड एआरसी की रिपोर्ट से पढ़ा, जिसके अंदर दो एनजीओ को हमने डिस्कस करा, आईसीएसी हांगकांग की करा, मजदूर किसान शक्ति संगठन करा, परिवर्तन एनजीओ करा। इस तरह के एग्जाम्पल आपको लिखने होंगे। अब चौथा जो है करप्शन को रोकने के लिए आप देखेंगे रिवार्ड एंड इंसेंटिव अप्रोच। रिवार्ड एंड इंसेंटिव अप्रोच अपन को अपनानी पड़ेगी भाई। ऐसा होता है ना कि जो मुझको ये बताएगा कि कौन कौन करप्शन कर रहा है उसको मिलेगा इनाम। इनाम मिलेगा, कोई मुझे बता दे कि कौन करप्शन कर रहा है। गवर्नमेंट ऐसी स्कीम निकालती है, जैसे कि आप देखेंगे टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने स्कीम निकाली थी। कोई अगर मुझे बता देगा कि कोई टैक्स में घपलेबाजी कर रहा है तो उसको पैसा मिलेगा। लो भाई, लालच दे दिया। अब इसका एक दोस्त था, ठीक है, ये खूब टैक्स के अंदर घपलेबाजी करता था। ये एक दिन ऐसे ही बैठा था मीटिंग के अंदर, ठीक है, दोनों आपस में गेट टुगेदर कर रहे थे। ये बोला कि भाई मैंने पता है कितने का टैक्स बचा लिया। गवर्नमेंट को ना दिया बेवकूफ। इसने बता दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने दे दिए इसको पैसे। इसने क्यों गवर्नमेंट, इसने दोस्त के साथ धोखाधड़ी क्यों करी? क्योंकि इसको पैसे मिल रहे थे गवर्नमेंट से। तो ऐसे इंसेंटिव अप्रोच। तो जैसे देयर आर रिवार्ड स्कीम इन द टैक्सेशन डिपार्टमेंट्स वेयर कंप्लेनेंट्स, जो कंप्लेनेंट्स होंगे उसको रिवार्ड करा जाएगा ए परसेंटेज ऑफ द इनकम अनअर्थ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। Such cases of reward should also be offered where information is furnished about the corruption practices. Corrupt practices के अंदर इस तरह के rewards देने चाहिए, इंसेंटिव देने चाहिए कि जो बताएगा कहीं पे करप्शन हो रहा है तो हम उसको इनाम देगा, उसको क्या करेगा, उसको इनाम दिया जाएगा। Innovative incentives need to be introduced so that the people are motivated to expose the wrongdoing of the corrupt public officials. जो भी हमको बताएगा कि करप्ट पब्लिक ऑफिशियल्स जो है उनके बारे में बताएगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इनाम देंगे, रिवार्ड देंगे। ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल है भाई, एनजीओ का रोल अपन ने डिस्कस कर दिया, तो हम मीडिया का रोल कैसे भूल सकते हैं? रोल ऑफ मीडिया। अगर सारी मीडिया आज के दिन ये डिसाइड कर ले कि हमें सिर्फ हर जगह जहां पे भी करप्शन हो रहा है उसको उजागर करना है, बस लोगों तक एक तरह से इंफॉर्मेशन पहुंचानी कि देखो ये करप्शन हो रहा है, ये करप्शन हो रहा है, ये करप्शन हो रहा है, जो काम करा गया था एट द टाइम 2010 से लेकर 2013 तक करा गया था मीडिया के द्वारा। कौन कौन से स्कैम नहीं, कभी 2G स्कैम आ रहा है, कभी 3G स्कैम आ रहा है, कभी कौन सा स्कैम आ रहा है, कभी कोल स्कैम आ रहा है, कभी क्या स्कैम आ रहा है, स्कैम पे स्कैम। और मीडिया कितनी ज्यादा, आप देखोगे मीडिया कितनी ज्यादा उसके ऊपर एग्रेसिव थी। अर्णब गोस्वामी फेमस ही वहां से हुए। हर स्कैम को दिखा रहे हैं कि भाई इतने देखो, इतने करोड़ रुपए का चूना लग गया है आप लोगों को, ठीक है, पब्लिक के पैसों का इतना सारा करप्शन कर दिया। और बहुत एग्रेसिव थी हर जगह, हर दूसरे दिन भाई अब कौन सा स्कैम आ रहा है, नया स्कैम का नाम आया भाई। ऐसा लग गया था मीडिया को और कुछ काम ही नहीं बच गया, बस करप्शन के बारे में ही दिखाए सब कुछ। जहां पे भी करप्शन हो रहा है उसको खोद के निकाले और लोगों तक बचाए। कंपटीशन से लग गया था मीडिया के अंदर। तो मीडिया चाहे तो क्या नहीं हो सकता, मीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। मीडिया चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। मीडिया मीडिया के पास क्या पावर है कि वो यहां पर बोलेगा 1000 लोगों तक पहुंच जाएगा बात, 1 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएगा बात। इंडिपेंडेंट मीडिया होना बहुत जरूरी है। अगर आज मीडिया कहते हैं कि डॉरी सिस्टम को हमको हटाना है और सभी डॉरी सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम करने लग जाए कि देखो ऐसा हो गया, इस केस के अंदर ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब बताने लग जाए, हमको नहीं करना चाहिए, इसका ऐसा कानून है, कोई आपसे डॉरी मांगे तो आपको क्या करना चाहिए, वो सब चीजें करने लग जाए,
तो डॉरी खत्म। लोगों के अंदर एक डर क्रिएट हो जाएगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी, लोग कहेंगे अच्छा ऐसा भी होता है। फिर शादी करने के लिए जाएंगे कि आप देखो ऐसा ऐसा, इतना तो आपको देना पड़ेगा, इतना तो बड़ी बेटी को दिया था हमने, तो आप भी अपनी बेटी दे रहे हैं तो इतना तो देना पड़ेगा। लो भाई रिकॉर्ड कर लिया और सुना दिया। समझ में आ रहा है डॉरी के केसेस के कारण क्या क्या इल इफेक्ट्स होते हैं उसके, मतलब क्या क्या उससे रिलेटेड सोशल और ज्यादा इविल्स होते हैं, जनरेट होते हैं डॉरी से जनरेट हुए सोशल इविल्स, उनके बारे में बताया। इन सब के बारे में अगर कोई बताने लगा है तो सब लोग वो ऐसे डरा दो भाई डॉरी देना कितना खूब बुरा है। भाई हम अपनी बेटी को डॉरी दे रहे हैं तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक तरह से उसके ही उसका ही नुकसान कर रहे हैं। और डॉरी लेने वाले को भी डरा दो, भाई डॉरी ले लिया, अगर किसी ने कुछ बोल दिया थोड़ा सा भी, कल पड़ोसी से लड़ाई हुई थी, वो चिढ़ता है हमसे, उसने कुछ बोल दिया तो क्या करेंगे, सब कुछ भी हो जाए भाई आप हमको डॉरी मत देना, आपकी बेटी हमारी बेटी, इस तरह से। तो अगर मीडिया चाहे तो क्या नहीं हो सकता, कास्ट सिस्टम है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सब कुछ खत्म कर सकता है मीडिया। मीडिया के अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है। और अगर तो ये चीज आप लिख सकते हैं, रोल ऑफ मीडिया हर जगह आप लिख सकते हैं। कोई सोशल इवेंट्स को हटाना है तो रोल ऑफ मीडिया, अवेयरनेस को लानी है तो रोल ऑफ मीडिया आप लिख सकते हैं। हर चीज के अंदर आप रोल ऑफ मीडिया लिख सकते हैं। जैसे इसमें लिखेंगे फ्री मीडिया हैज ए क्रूशियल रोल इन प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ करप्शन। सच मीडिया कैन इन्फॉर्म एंड एजुकेट द पब्लिक ऑन द करप्शन, एक्सपोज करप्शन इन द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प मॉनिटर कोड ऑफ कंडक्ट व्हाइल पुलिसिंग इटसेल्फ अगेंस्ट द करप्शन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक और अप्रोच है जिससे कि आप करप्शन को रोक सकते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्पिटिशन अप्रोच। कॉम्पिटिशन अप्रोच ये भी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एग्जांपल दे रखा है, 2015-16 का था शायद, आई थिंक। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। जस्ट गिव मी मिनट, ब्रेक ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट के ब्रेक के बाद फिर अपन वापस डिस्कस करेंगे। चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंपटीशन अप्रोच से किस तरह से हम करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा समझो। देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का, जो एग्जांपल दे रखा था इकोनॉमिक सर्वे के अंदर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। पहले क्या था, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर वाज रिजर्व सब्जेक्ट अंडर व्हाट, अंडर द गवर्नमेंट। सिर्फ गवर्नमेंट जो थी वो ही टेलीकॉम सेक्टर के अंदर क्या कर सकती थी, एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर होती थी। ठीक है। अब गवर्नमेंट के अंदर पूरी की पूरी मोनोपोली थी, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, मतलब कोई भी प्राइवेट प्लेयर इसके अंदर इंट्रोड्यूस नहीं आ सकता था, प्राइवेट प्लेयर आ नहीं सकता था। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे एक बार मौसा जी आए थे जब मैं था शायद 7 या 8 साल का था। ठीक है, तब एक ही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होता था, दैट इज बीएसएनएल। ठीक है, और बीएसएनएल गवर्नमेंट ओन कंपनी था, राइट। फिर गवर्नमेंट को ही क्योंकि अधिकार थे, पहले रिलायंस, एयरटेल और जियो और ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, राइट। बीएसएनएल जो होता था वही इकलौता सर्विस प्रोवाइडर था। ठीक है, मेरे फादर भी बीएसएनएल में काम करते थे, इसलिए भी मेरे को पता है ये चीज, है ना। अच्छा, 7-8 साल का था, मेरे मौसा जी आए थे दिल्ली से। दिल्ली से मौसा जी आए थे, उन्होंने सिर्फ क्या करा, अपना फोन, उनके पास फोन था उस वक्त, उन्होंने फोन उठाया, वो बिजनेसमैन है कोई। ठीक है, तो उन्होंने फोन उठाया, फोन उठा के सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बात सुनी।
सुनी, करा भी नहीं, सुनी सामने वाली, उनके 30 से 40 रुपीज, आई डोंट नो एग्जैक्ट, इतने रुपए कट गए उस टाइम पर। आज आप सोचो कि अगर मान लो दिल्ली से कोई कॉल आएगा तो आपके पैसे कटेंगे क्या? आप दिल्ली कॉल करोगे तो आपके कुछ पैसे कटेंगे क्या? बॉस, पैसे कटेंगे साहब, रुपए तक नहीं कटेंगे। पहले एक कॉल लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, बहुत पैसे कट जाते थे आपके। लगाना तो छोड़ो, सुनने के लिए रोमिंग हुआ करता था और पता नहीं क्या क्या चीजें, तो इतना ज्यादा महंगा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। आप ये देखो ना, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर हर चीज के अंदर प्राइस बढ़ा है, इन्फ्लेशन हर चीज के अंदर हुआ है। पर आप देखिए कॉल रेट्स के अंदर इन्फ्लेशन कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 30 से 40 रुपए सुनने के लगते थे, अब कुछ पैसों में काम हो जाता है। सोचकर देखो कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है। कैसे हुआ ये चेंज? पहले जो होता था, मोनोपोली रहती थी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की मोनोपोली रहते थे, तो यहां पर बीएसएनएल में जो भी ऑफिसर होते थे ना, दैट इज, वो एक तरह से क्या थे, एक तरह से देवता हुआ करते थे उस टाइम। बहुत इंपॉर्टेंस होती थी उनकी। कैसे इंपॉर्टेंस होती थी, ये समझो कि मान लो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में फोन खराब हो गया, फोन खराब हो गया, और फोन खराब हो गया और 10 दिन तक फैक्ट्री के अंदर फोन खराब रहा, तो उसको तो बहुत लॉस हो जाएगा। फोन ही नहीं है उसके पास। उस टाइम लैंडलाइन हुआ करते थे। इसने 10 बार बीएसएनएल ऑफिस में फोन कर दिया, वो उठा ही नहीं रहे कोई। फिर ये गया कि साहब मेरा 10 साल से 10 दिन से फोन खराब हो रहा है। बोले अभी वो और टाइम लगेगा, अभी बहुत सारे फॉल्ट आए हुए हैं, बारिश का टाइम है, तो आगे 1 महीना और लगेगा आपको। बोले 1 महीने में तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बोले ठीक है, तो अब तुम्हारे ऊपर है, सोच लो। बोले सर सोच लिया, आप तो बताओ कितने पैसे देने हैं। लो भाई इतना पैसा देंगे। ये था करप्शन का। आगे बड़े बड़े लोग जो थे, ठीक है, हाथ जोड़ के खड़े रहते थे बीएसएनएल वालों के ऑफिसर्स के आगे, कि साहब किसी तरह से हमारा फोन मत कटवा देना, और किसी से लड़ाई हुई, लो फोन कटवा दो उसका। फोन लगाने के लिए बहुत लंबा एक प्रोसेस होता था। सिम खरीदने के लिए, जब मोबाइल आए थे ना, सिम खरीदने के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता था। सिम मिलना मतलब तुमको भगवान मिल गया एक तरह से। उसके बीच में बहुत सारे एजेंट आ जाते थे। आज सिम लेने में क्या है, बस आपके पास आईडी होना चाहिए, कुछ भी नहीं। सिम गए, सिम दे दिए उसको। कई लोग तो सिम देने फ्री में भी दे रहे थे। पहले पैसा तो छोड़ो, पैसा तो कितना भी दे दूं मैं आपको, मेरे को सिम चाहिए साहब, ऐसा होता था पहले। क्यों? क्योंकि मोनोपोली है, यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। एक ही आदमी की मोनोपोली हो रखी है, वो जैसे चला रहा है सिस्टम वैसे चल रहा है। तो आप देखेंगे 1885 का टेलीग्राम एक्ट के अंदर लिखा था कि टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है, दैट इज द, वो गवर्नमेंट की बपौती है। बपौती मतलब गवर्नमेंट की रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर ही आएगा। फिर एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 1991 के बाद, 1993 के बाद एग्जैक्टली, ठीक है। कुछ मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि इसका प्राइवेटाइजेशन होगा, कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इसके अंदर आ सकते हैं, है। प्राइवेट सेलुलर कंपनीज जो हैं, सेलुलर सर्विसेज की जो कंपनी प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनको भी भाई मिल जाएगा सिस्टम। तो मैं उनको भी स्पेक्ट्रम बांटा जाएगा। और आप देखेंगे ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। आज देखो, आज के टाइम पर जब महंगाई हर चीज, उस टाइम पे चीनी का दाम होगा 2 रुपए पर केजी। आज चीनी का दाम अगर आप देखें 50-60 होगा करीबन। पर उस टाइम जो कॉल रेट था, उससे ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स के अंदर आ गए। अब आपका फोन खराब, अब आप आपका मान लो नेट खराब हो जाए, आप एक फोन लगाओगे, 10 मिनट के अंदर टीम आ जाएगी पूरी नेट सही करने के लिए। पहले 10 दिन, तो 10 दिन तक तो चला गया, उसके बाद लोग सोचते थे कि यार आप 10 दिन हो गए ना, उसके बाद कंप्लेन करते हैं। क्योंकि वहां का जो ऑफिसर होता था वो बोलता था ये अभी तो कटा है तुम्हारा फोन यार, अभी आ गए तुम, कम से कम 10 दिन बाद आना। उसकी मनमानी है ना, जैसा चाह रहा है वैसे सिस्टम को रन करना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर कंपटीशन क्रिएट करने से क्या हुआ, कंपटीशन क्रिएट करने से जो करप्शन था वो रिड्यूस हुआ। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अप्रोच यू कैन राइट इन द एग्जामिनेशन विद दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं। कैसे? देखो, पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया आर जनरली प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन ए मोनोपोलिस्टिक सेटिंग। ठीक है, मोनोपोली रहती थी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट की मोनोपोली रहती थी, गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से चलाता था। गवर्नमेंट के ऑफिसर अपने हिसाब से चलाते। सच ए सिचुएशन बाय इट्स वेरी नेचर इज कंड्यूसिव टू आर्बिट्रीनेस
and compliances with high probability of section of functionaries taking advantage of the departmental hegemony. जो hegemony बना के रखते थे उसका वो बहुत फायदा उठा लेते थे for corruption. Introduction of an element of competition in the provision of the public services is thus a very useful tool to curb the corruption. समझ में आ रहा होगा आपको? फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में आप ऐसे लिख सकते हो भाई, जब तक आपके पास एग्जाम्पल नहीं है, जब तक आपके पास चीज नहीं है, कंटेंट नहीं, मतलब फैक्ट्स नहीं है उस चीज को प्रूफ करने का, आप लिखते रहो, कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कोई भी बोल देगा भाई गवर्नमेंट में ना बहुत सारा गवर्नमेंट की मनमानी बहुत ज्यादा होती है ना, रिक्शा चलाने वाला भी बोल दिया, उसको फिर आईएएस एस्पिरेंट बनने की जरूरत है, उसमें गवर्नमेंट की बहुत मनमानी होती है यार। आप में और रिक्शा चालक में क्या अंतर है, आपको उसका डेटा पता है। आप जब बोल रहे हो कि बहुत डिले हो जाता है भाई प्रोसेस, इनको गवर्नमेंट ऑफिसर्स को अगर करप्शन में जाते हैं तो वही लंबा खिंचता है, आपको पता है एग्जैक्टली कि 8 साल लगता है ऑन एवरेज। तो ये चीजें आपको लिखनी है एग्जाम के अंदर, सिर्फ हवा हवा में बातें करना नहीं, आपको अवेयर्ड है आप इस चीज से, आपने कहीं पढ़ा हुआ है, आपने रिसर्च करा हुआ है, प्रॉपर रिसर्च है आपका, आपके नोट्स, ये सब आपको बताना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स बताऊंगा, पढ़ाऊंगा इसके अंदर, एथिक्स के अंदर, क्योंकि अब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी होगा, अभी तक तो क्या था, अभी तक तो चीज जनरलाइज चल रही थी, हमने फिलोसफी पढ़ी फिलोसफर्स के अंदर, ठीक है, उनके ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर से हमने चीजें ले ली, ठीक है ना, हमने एथिक्स के बारे में पढ़ा, वैल्यू सिस्टम के बारे में पढ़ा, तो दैट इज वेरी टू जनरलाइज्ड थिंग्स। अब हमको क्या आ गया, अब हमारा आ गया एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का बहुत सारा डेटा हमारे पास रहता है, तो गवर्नमेंट का डेटा तो आराम से मस्ती से उसको ये देखेंगे हम, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, कमीशंस हैं, उनके अंदर उन्होंने रिसर्च कर रखी कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें एथिकल हैं, क्या क्या अनएथिकल है, किस तरह से करप्शन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हमको पता है। हमको नहीं, हमारे लिए रिसर्च करके रखा है उन्होंने, 10-10 साल तक रिसर्च कर करके कमीशंस ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है, उन रिपोर्ट्स को हम यूज करेंगे ना भाई। हम उनके अंदर जो एग्जांपल, जो वो समझाने के लिए कि देखो भाई करप्शन से कैसे लड़ा जा सकता है, ये एग्जांपल वो लिख रहा है, उन एग्जांपल्स को हम यूज करेंगे ना अपने कॉपी के अंदर, तभी तो जाकर हमारी कॉपी के अंदर एक तरह से क्वालिटी आएगी, तभी जाके मार्क्स आएंगे। आप देखो करप्शन को कैसे रिड्यूस करा जाए, ऐसा आ जाए आपके पास क्वेश्चन, आप रोल ऑफ एनजीओ के अंदर कि रोल ऑफ एनजीओ क्या है, अगर ऐसा आ जाए कोई क्वेश्चन, मान लो पर्टिकुलर क्वेश्चन, रोल ऑफ एनजीओ क्या है करप्शन रिड्यूस करने के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है, आपने 3 एग्जांपल लिख दिए उसके अंदर, मजदूर किसान शक्ति संगठन, परिवर्तन वाला लिख दिया, आईसीआईसी वाला लिख दिया, सोच कर देखो कितना क्वालिटी का आएगा। एक वो है कि आप पेन ही नहीं उठा पा रहे हो यार, क्या लिखें, हाँ भाई एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गवर्नमेंट तक बात पहुंचा देती है, इस तरह से बहुत सारे मतलब लोगों को मोबिलाइज कर देती है, ये सब फालतू की बातें, ये तो हर किसी को पता है। भाई तुमने क्या करा, 4 साल से मेहनत कर रहे हो, 4 साल से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ा तुमने, साहब हमने तो यही पढ़ा है, यही पढ़ा है, ये लिख कर आ जाओगे, मेहनत भी करी, लिखा भी, और फिर रिजल्ट भी नहीं आया कुछ, क्या मतलब है। तो इसलिए कम पढ़ो पर क्वालिटी का पढ़ो, साहब मैं वो किताब पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, ये वाले नोट्स उसने बता दिया अच्छे हैं, घोड़े की तरह उधर भाग गए, उसने बता दिया ये वाले नोट्स अच्छे हैं, इधर भाग गए, फोकस रखना है। ठीक है, कौटिल्य कह के गए ना, मैन इज जस्ट लाइक ए हॉर्स एट वर्क, जिसके अंदर उसका टेम्परामेंट जो होता है वो चेंज होता रहता है, ऐसा टेम्परामेंट नहीं, फोकस्ड होकर रखो वो, जो आपको नोट्स दे रहे हैं दैट आर मोर देन सफिशिएंट, मैं आपको बता रहा हूँ। करप्शन पे आप ऐसे लिख सकते हैं आराम से, मैं तो आपको पढ़ाई इस अप्रोच से रहा हूँ कि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपके सिलेबस कवर हो, है ना, पॉलिटी का सिलेबस भी यहाँ पर कवर हो जाएगा, पॉलिटी का सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपके ऑप्शनल का सिलेबस भी कवर हो रहा है कहीं ना कहीं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका फिलॉसफी ऑप्शनल है उनको समझ में आ ही रहा होगा ये बात। ठीक है, तो केस ऑफ करप्शन देखो, अवर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर वाज अंटिल रिसेंटली द एक्सक्लूसिव प्रिजर्व ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बिल्कुल गवर्नमेंट की बपोती था, जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, सच मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल लीड टू द हाई इंसिडेंस ऑफ द करप्शन। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 स्टिपुलेटेड that it was only the Department of Telecommunication which could operate the as the policy maker, service provider, licensor, वो सब कुछ क्या है, वो एक तरह से गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए which introduced competition, private players have been allowed in the international national long distance sectors as well as in the form of the private cellular services. This result has been the result has been a drastic lowering in the cost of the services and universal recognition of the major decline in the corrupt practices। इस तरह से आपको लिखना होगा।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसी तरह से एक और टेक्नोलॉजी का मैंने आपको बताया था, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने आपको डीबीटी का एग्जांपल दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का एग्जांपल दिया, जैम ट्रिनिटी का एग्जांपल दिया मैंने आपको। ठीक है, कैसे मैन टू मैन लिंकेजेस को आपको हटाना होगा, राइट। ये सब चीजें एग्जांपल दिया। एक एग्जांपल, दो एग्जांपल और मैं आपको दे रहा हूँ। टेक्नोलॉजी पे कभी क्वेश्चन आया, टेक्नोलॉजी से करप्शन को कैसे रिड्यूस करना होता है। तो एक प्रोग्राम है ज्ञानदूत प्रोग्राम, मध्य प्रदेश के अंदर ज्ञानदूत प्रोग्राम चलाया गया था मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में क्या था ये समझो। ये एक तरह से क्या था कि मान लीजिए, पहले समस्या समझते हैं अपन। मान लीजिए एक किसान है, किसान को बैंक से लोन लेना है। ठीक है, बैंक ने कहा कि भाई तू अपने जमीन के कागजात मेरे पास रख दे और लोन ले ले। इसने कहा जमीन के कागजात तो मेरे पास है ही नहीं, क्या करूं। जमीन के कागजात नहीं है तो जा तुम्हारे जो गांव के पटवारी जो होता है, ठीक है, उससे जाकर लिया, जो एक तरह से लेखपाल है, उससे जाकर लिया। ये चला गया उसके पास, लेखपाल दे ही नहीं उसको, दे ही नहीं, इसका बैंक से लोन नहीं मिले। इतने में एक इसका इंक्रोचमेंट कर लिया इसके पड़ोसी ने, ये वाला लैंड जो था उसका इंक्रोचमेंट कर लिया। इसने कहा अरे भाई ये तो लैंड मेरा है। बोले क्या प्रूफ है। अरे मेरे पास तो लैंड रिकॉर्ड ही नहीं है। ये इसके पास गया कि लेखपाल के पास, भाई दे दे, उसने मेरा जमीन ले लिया। तो बोला मैं तो नहीं दे रहा। चार पांच बगैर समझ गया भाई, अच्छा ले। अगले दिन गया सूटकेस देकर आया उसको, तब जाकर उसको लैंड रिकॉर्ड मिला। समझ गए करप्शन, समझ गए, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसका कोई दिक्कत हो गया, पब्लिक ग्रीवेंसेस हो गए, ठीक है, कोई भी इसको प्रॉब्लम आया कि मान लो इसको सरकार सरकार से इसको कुछ काम कराना था, वो सरकार कर नहीं रही इसका काम, गांव वालों को काम नहीं कर रही, सड़क नहीं बना रही, सड़क बनाई तो खराब बना दी, ये सब चीजें पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, जैसे अर्बन एंगल के अंदर पार्क में झूले नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें ऐसे किसानों के लिए कि भाई हमको मिडिल मैन जो है वो परेशान कर रहा है, ये सब चीजें ये पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर आ गई। जो भी गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है उससे खुश नहीं, और पब्लिक तो दुखी है। अब कहाँ जाए, कहाँ अपना रोना रोए, कहाँ जाकर माथा फोड़े अपना, कुछ नहीं पता। समझ में आया? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके अंदर क्या है कि अगर जाते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, तो गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करता है, एक तरह से हमसे पैसा लेता है। पहले तो हमको पता ही नहीं किसके पास जाना है, जाते हैं तो भी हमको, हमारा बहुत सारे काम इसी कारण से अटके हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या करा गया, मध्य प्रदेश के अंदर एक तरह से ऐसे बोला गया कि जो भी लोकल यूथ थे उनको बोला कि भाई एंटरप्रेनर बनोगे। बोले हाँ बनेंगे। तो एक काम करो, आप क्या करो, एक कियोस्क खोल लो। कियोस्क का मतलब क्या होता है, कियोस्क का मतलब जैसे जिसको क्या बोलते हैं, सुनवाई केंद्र जो होते हैं ना, ठीक है, सुनवाई केंद्र भी नहीं बोलते उनको, एक तरह से ई मित्र टाइप का कियोस्क खोल लो। ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर खोलने में हम तुम्हारी मदद कर देंगे, ई मित्र जैसी शॉप। और उसके अंदर आपको पूरा का पूरा गवर्नमेंट का एक्सेस मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स का। कोई किसान आपके पास आता है, कहता है कि साहब मेरा लैंड रिकॉर्ड निकाल दो, उससे 10 रुपए ले लेना और लैंड रिकॉर्ड दे देना उसको, लो काम खत्म। कोई किसान का कोई आदमी आ रहा है, बोल रहा है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, सरकारी काम नहीं कर रही, लो भाई, इसको कियोस्क वाले को बताया, उसने उससे 10 रुपए लिए कियोस्क वाले ने, और इसकी एक तरह से ग्रीवेंसेस जो है मिनिस्ट्री के अंदर डाल दी। उसको नंबर दे दिया कि ये नंबर है, आके पूछ लेना 10 दिन बाद क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो जो पहले जाकर गवर्नमेंट के पास जाकर, लेखपाल के पास जाकर वो लैंड रिकॉर्ड लेने की बात कर रहा था, अब यहाँ से डिजिटलाइज लैंड रिकॉर्ड अपने आप मिल रहा है। ये जो यूथ था पहले इधर उधर घूम रहा था अनएम्प्लॉयड होकर, घर वालों से बहुत तरह की डांट सुन रहा था, वो भी काम पे लग गया। समझ में आ रहा है? और टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, टेक्नोलॉजी डिजिटलाइजेशन लैंड रिकॉर्ड्स का करा गया पहले, और फिर इसको यूथ को बता दे, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल गया इसको, ये भी परेशान नहीं हुआ और ये भी करप्ट नहीं हुआ, बहुत सारे काम हो गए। तो देखो, ज्ञानदूत प्रोजेक्ट इन द मध्य प्रदेश, इट सीक्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिवेलिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइसेस एट ऑक्शन सेंटर्स, की कितना ऑक्शन सेंटर पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्राइसेस है, इजियर प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कॉपीज ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, इंस्टॉलेशन ऑफ लो कॉस्ट इंट्रानेट लिंकिंग
लिंकिंग ऑफ वेरियस मार्केट सेंटर्स एंड द विलेजेस, ठीक है, उसको एक तरह से लिंक करके बता रहा है कि आपका ऑक्शन प्राइस क्या चल रहा है, राइट। इसके अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑक्शन सेंटर रेट्स, कॉपीज ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, है ना, कोई फॉर्म वॉर्म है उसके, ऑनलाइन ऑनलाइन पब्लिक ग्रीवेंसी जो ई मित्र काम करता है ना, विलेज ऑक्शन साइट्स, ये सब चीजें कर रहा है। लोकल यूथ को एक तरह से क्या करा, अपॉर्चुनिटी दी गई। आई होप दिस इज क्लियर टू। और इससे क्या हुआ, लोकल लोगों के पास यार जो काम हमको वो 25-25 दिन में नहीं करता, 1 मिनट में कर रहा है। कल का लड़का, इसने दुकान खोल ली है, कियोस्क खोल लिया है, और ऐसा 10 रुपए में काम हो जा रहा है। उसके लिए हमको पता नहीं कितने उसकी मिन्नतें मांगनी पड़ी, वो तो भगवान की तरह उसको ट्रीट करना पड़ा, तब जाकर उसने हमको दिया। So I hope this is clear to everyone. This has had the effect of the empowering local communities. And interesting aspect of ज्ञानदूत is that entire expenditure जो है पंचायत और local community उस प्रोजेक्ट का पूरा जो खर्चा है वो उठाती है। Evaluation shows that the opportunities for corruption has been greatly reduced through the ज्ञानदूत program. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इसी तरह से एक कर्नाटका के अंदर अनदर एग्जांपल इज भूमि प्रोजेक्ट इन द कर्नाटका। उसके अंदर भी यही करा गया, जिसके अंदर 20 मिलियन रिकॉर्ड्स ऑफ द लैंड ओनरशिप ऑफ 6.7 मिलियन फार्मर इन द स्टेट्स वर कंप्यूटराइज्ड। पहले इनकी कॉपी लेने के लिए, ठीक है, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाना पड़ता था टू गेट ए कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द राइट्स टीनेंसी एंड द क्रॉप्स। रिकॉर्ड के लिए, इनके आरटीसी के रिकॉर्ड के लिए क्या करना पड़ता था, रेवेन्यू ऑफिशियल के पास जाना पड़ता। दैट इज नीडेड इन मैनी कॉन्टेक्स्ट सच एज एप्लीकेशन फॉर द लोन्स, जो मैंने आपको बताया। और यहाँ पर ब्राइबरी होती थी, यहाँ पर रिश्वत ली जाती थी। टुडे फॉर ए फीस ऑफ 15 रुपीज अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ एक्सट्रैक्ट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑनलाइन एट कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड कियोस्क, भूमि सेंटर्स। ये कर्नाटका के अंदर ये हुआ था, राइट। ज्ञानदूत का एक छोटा वर्जन, स्पेशली डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के ऊपर, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन कंडक्टेड इन 2002 showed significant impact on the efficiency in delivery and reduction of corruption. ऐसे खतरनाक खतरनाक एग्जाम्पल जब आप यूज करोगे तब जाकर भाई पता चलेगा कि हाँ भाई पढ़े लिखे आदमी से बात कर रहा है, एग्जामिनर पैसे लगे। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। करप्शन के अंदर थोड़ा सा और बचा है 15-20 मिनट का, बट अभी मैंने इतने सारे एग्जांपल्स आपको बता दिए तो दिमाग को टाइम लगता है उस सबको एक्सेप्ट करने के अंदर, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज करो, ठीक है। कल की क्लास भी शायद अपलोड नहीं करिए बिकॉज ऑफ द दैट इशू, ठीक है, नेट कनेक्टिविटी के इशू कारण, तो वो भी अपलोड कर देंगे। ईशा, यस, यू वांट टू से समथिंग? सर वो जब हम सोशल ऑडिट पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने एमजी नरेगा का एग्जांपल लिया था। तो मेरे को ये पूछना था कि वो जो स्कीम है ना एमजी नरेगा वाली, वो डिफरेंशिएट करती है ऐसे रिच और पुअर में? वो तो मतलब कोई भी जो सीख कर रहा है उस सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है, मतलब रूरल नहीं नहीं नहीं, विलेजेस ऐसा में। नहीं, हाँ नहीं ऐसा नहीं है। उसके अंदर स्टेट जो होता है वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं ना उनको, तो यूनिवर्सलाइज नहीं है, टारगेटेड स्कीम है दैट। ईशा, ठीक है सर, है ना। ओके। चलो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पर सबको क्लियर है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।